Good morning, students. Today we are going to start with a topic which we have started yesterday, but we will be continuing that. That is Human Genome Project. I'll be talking about methodologies which were used in Human Genome Project. So now let us start with the topic. Now see, methodologies. यहाँ ये वर्ड जो लिया हुआ है मेथडोलॉजीज का मतलब होता है मेथड्स विच वे अप्लाई इन डिकोडिंग द सीक्वेंस विच वाज प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम। तो दो मेथड्स अलग अलग अप्लाई किए गए थे। पहले का नाम था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरे का नाम था सीक्वेंस एनोटेशन। ये दो चीज आप देख रहे हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन ये मेथड्स क्या थे। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स का मतलब होता है जो जितने भी जो डीएनए प्रेजेंट है वो सारा का सारा जो आरएनए में कन्वर्ट हो गया हो। नेचुरली द आरएनए विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। सो दिस मेथड फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू आरएनए। तो ये इस मेथड का नाम था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो आरएनए पता चल जाएगा, तो आरएनए के सीक्वेंस का पता लगा लेंगे हम, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली कौन कौन सी प्रोटीन बनेंगी। तो ये एक मेथड अपनाया गया था कुछ कंट्रीज ने। कुछ कंट्रीज ने दूसरे तरह का मेथड अपनाया था। हमने आपको पहले ही बताया एचजीपी में कई कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, कुछ पोर्शन, कुछ क्रोमोसोम, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 2 है वो चाइना को मिल गया, क्रोमोसोम नंबर 3 और 4 यूएसए को मिल गया, क्रोमोसोम नंबर 5, 6, 7 वो कनाडा को मिल गया। अब इन कंट्रीज के जो लैब्स थे, उन्होंने उस लैब्स में वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये अलग अलग दिया कि अब तुम इस पे काम करो, पता लगाओ, इसकी सीक्वेंसिंग करो न्यूक्लियोटाइड्स की। तो कुछ कंट्रीज ने इसको पहले मेथड से किया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ने। कुछ दूसरी कंट्रीज ने उन्होंने क्या किया है कि सेल के अंदर से सारा का सारा पहले डीएनए निकाल लिया और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और फिर बाद में उसके फंक्शनल पार्ट्स को असाइन किया। बाद में जाना कि कौन सा सेगमेंट जो है वो प्रोटीन बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, वो बाद में किया गया। तो ये दो तरीके, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, 2 methodologies were applied. First one is express sequence tag and second one is sequence annotation. Now, जो मेथड था उसमें क्या किया गया, जैसे आप जानते हो डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग फ्रेगमेंट, बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है। तो इसको जो है पहले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे हिस्सों में काट के, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कुछ एंजाइम होते हैं, उसकी हेल्प से इनको काटा गया, और काटने के बाद इनको क्लोन किया गया। क्लोन करने का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज की एक कॉपी है, अगर किसी वजह से वो कॉपी खराब हो जाए तो आपका काम जो है वो रुक जाएगा। इसीलिए क्लोन बनाना भी जरूरी है। डीएनए सीक्वेंस का एक ही सीक्वेंस है, मान लीजिए डीएनए का, उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। सीक्वेंस पता करते समय अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो बट नेचुरल है, उसका पूरा सीक्वेंस आप पता नहीं कर पाएंगे। यही वजह है उनकी क्लोनिंग की गई। पहले एक बहुत बड़े डीएनए को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर इन छोटे छोटे हिस्सों को, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है, इन छोटे छोटे हिस्सों को वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ये वेक्टर क्या होते हैं? बैक्टीरिया में जेनोम के अलावा, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है उस रीजन के अलावा भी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर होता है, क्लोज सर्कुलर डीएनए, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में आपने जो डीएनए छोटा छोटा तोड़ा है वो इसको इंक्लूड कर दिया उसके अंदर, फिर इसको होस्ट में डाल दिया। अब किस होस्ट में डाला? ई कोलाई होस्ट में डाल दिया। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। आप देखिए ये जैसे ई कोलाई बहुत सारे बनते चले गए,
बहुत सारी कॉपीज में बनते चले गए। तो जब वो बहुत सारी कॉपीज में बनते चले जाएंगे तो आपने जो वेक्टर इंक्लूड किया उसके अंदर, और वेक्टर के अंदर आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, उसका भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन होते चले जाएगा। ऐसा हम लोगों ने किया था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की हेल्प से और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की हेल्प से। कहने का मतलब ये है, ये ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर आप डिजायर्ड डीएनए डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन डीएनए जो लिया गया, जो 24 क्रोमोसोम से लिया गया, 24 क्रोमोसोम हम क्यों कह रहे हैं, 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम इंक्लूडिंग 6 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम जो मेल्स में पाया जाता है। तो इसका पूरे का सीक्वेंस पता करना था। तो करने के लिए क्या किया गया, पहले उसी क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट है छोटे छोटे हिस्सों में, हर क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट है, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके सीक्वेंस में उसका जो सीक्वेंस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के थ्रू उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो यही शो कर रहा है मल्टीपल कॉपीज बनाना। अच्छा, मल्टीपल कॉपीज बना ली गई, अब इसका सीक्वेंस भी मान लीजिए पता करना है। अब सीक्वेंस पता करने के लिए हम मैन्युअली इसका सीक्वेंस पता नहीं कर सकते। मान लीजिए एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, उसका सीक्वेंस पता करना है, इट कैन नॉट बी डन मैन्युअली। कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके बाद आता है, जैसा कि आप ABCD जानते हो, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है। ये होता है सीक्वेंस को पता करना, ये एक तरह का सीक्वेंस है। अब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो एक के बाद एक अरेंज है, वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है, जैसे साइटोसिन के बाद मान लीजिए एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, फिर गुआनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, इसका एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को पता लगाने के लिए हमने एक मशीन की हेल्प ली जिसका नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, जो कि आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं। ये फ्रेडरिक सैंगर ने डेवलप किया था। इसकी हेल्प से डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाया गया है। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में पूरा का पूरा, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 2 है, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आपने उसको पहले बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डाल दिया और उसकी मल्टीपल कॉपीज हो गई। अब उसका सीक्वेंस भी पता लगा लिया अपने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से। लेकिन अब आप उसको जोड़ेंगे कैसे, ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन सा फ्रेगमेंट जो आपने काटा था, इसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा, इसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा, इसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा, ये ऐसे नहीं पता चल सकता। ये पता लगेगा, मैनुअली नहीं पता लग सकता। ये तभी हो सकता है जब हम सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प लें और इसके लिए एक स्पेशलाइज प्रोग्राम बनाया जाए, और ऐसा ही हुआ। स्पेशलाइज प्रोग्राम बनाए गए जिन्होंने सीक्वेंस का ये पता लगाया कि इस सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस आएगा, एक्स सीक्वेंस के बाद वाई आएगा, वाई सीक्वेंस के बाद जेड आएगा। इस तरह से ये हुआ है। लेट मी टेल यू, क्रोमोसोम नंबर 1 जिसमें सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ, यानी कि 13 साल में, इसको 16 साल लग गए प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ये देखिए लास्ट में 24 क्रोमोसोम लिए गए थे, 22 ऑटोसोम्स थे और एक्स एंड वाई 6 क्रोमोसोम्स थे। ओके, नाउ अब यहाँ होमवर्क असाइनमेंट है। मेथडोलॉजीज तो आपको ऑलरेडी हमने पहले ही बताई हुई थी। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस नोटेशन। BAC एंड YAC ये वेक्टर्स है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये पर्पस क्या है इनका, दे वे यूज फॉर क्लोनिंग द DNA एसिड। Then the last chromosome to be sequenced, that is chromosome number 1. HGV is complete. Few projects have been completed. Name some of them. तो एक राइस प्रोजेक्ट, राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ है। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए कहा गया है आप पूरा उसको पढ़ेंगे पहले एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि बिना पढ़े आप सब चीज़ नहीं कर सकते। सिर्फ वीडियो देख के आपको वो भी पढ़ना है। It's very important to read the NCERT book and then to watch the video. Thank you. Have a nice day.